मैं सुधीर कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज रूबरू हूँ ऑनलाइन लेक्चर के तहत। टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। यह एमए सेमेस्टर 2 में जो एक पेपर है वर्ल्ड सिंस 1919 यूरोपियन हिस्ट्री, कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड यूरोपियन हिस्ट्री कह सकते हैं, उसमें ये लास्ट टॉपिक है। न केवल ये हमारे स्टूडेंट्स को ये लाभान्वित करेगा, बल्कि वैसे कंसस सिटीजन्स जो हमारे सोसाइटी में हैं उनके लिए भी ये लेक्चर निश्चित रूप से लाभदायी सिद्ध होना चाहिए, ऐसा हम विश्वास करते हैं। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वैश्वीकरण, उसमें आज हम जीने के लिए बाध्य हैं। तो हम बात करेंगे कि जो आज ग्लोबलाइजेशन टर्म है, इसकी सबसे पहले अगर हम शुरुआत देखें तो हम पाएंगे कि इस टर्मिनोलॉजी का, ग्लोबलाइजेशन का, सबसे पहले फ्रेंच लिटरेचर में 1950s के दशक में इसका प्रयोग होता है, और वो प्रयोग वहां की भाषा में मोंडोलाइजेशन के रूप में होता है। इसका वाइडली यूज हम देखते हैं कि खासकर तब जब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन होता है, उस समय 1960s ऑनवर्ड्स, यू कैन से वेस्टर्न कंट्री में 1960s में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशन होता है, उसके बाद इस टर्म का यूज वाइडली होने लगा। और हम डिफरेंट लिटरेचर्स में, चाहे वो सोशल साइंस का हो या फिर ह्यूमैनिटीज के हो या फिर नॉर्मल डे बाय डे एक्टिविटीज में, बात ग्लोबलाइजेशन की आती रहती है। सबसे पहले हम एक इतिहास के छात्र होने के नाते हम चर्चा करें कि वैश्वीकरण का ऐतिहासिक सफर क्या है। तो हम पाते हैं, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम पाते हैं कि अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो हम ग्लोबलाइजेशन को एक इंड प्रोडक्ट के रूप में मानेंगे कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन का, जो कि जिसका कि सेंटर यूरोपियन कंट्रीज थे। और हम शुरुआत इसको अगर हम पूरे ऐतिहासिक सफर को बढ़िया अगर समझने विस्तृत ढंग से, तो उसको हम 3 फेज में बांटेंगे। पहला फेज कह लें या 3 लैंडमार्क हम मानेंगे 3 सेंचुरी को, जिसमें पहला है 15th सेंचुरी, जिस समय कि यूरोपियन एडवेंचर्स नाविकों के द्वारा वर्ल्ड वाइड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की शुरुआत होती है। और यहीं से जो मर्केंटाइलिज्म की शुरुआत हम देखते हैं, और हम पाते हैं कि किस ढंग से अमेरिका जैसा जो आज के दिन में इतने समृद्ध कॉन्टिनेंट है, उसकी खोज होती है। इंडिया को न्यू रूट मिलता है केप ऑफ गुड होप के तहत, जहां नाविकों के द्वारा एक नई खोज होती है, जिससे ट्रेड का विस्तार होता है, इकोनॉमी का विस्तार होता है, इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस, जो इंटरडिपेंडेंस हम कहेंगे, वहां उसकी शुरुआत होती है। लेकिन ये इसको जबरदस्त उछाल इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन में हम पाते हैं जब 19th सेंचुरी में सर्वप्रथम ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है। इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने पूरी इकोनॉमी में एक तरह से कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल मौलिक परिवर्तन कर दिया। और किस ढंग से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो मशीन मेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, वो तेजी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में तैयार होने लगे, और उसके लिए मार्केट की खोज होने लगी, जिसकी परिणति कॉलोनियलिज्म आप कह सकते हैं, उपनिवेशवाद, और फिर उसी के साथ साम्राज्यवादी विस्तार के रूप में हम देखते हैं। और पूरा 1850 से लेकर 1750 से लेकर और 1850 का जो फेज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का है, उसमें हम पाते हैं कि किस ढंग से इसी फेज में पॉलिटिकली भी रिपरकर्शन होते हैं। और पूरा 19th सेंचुरी का फेज जो है वो नेशन स्टेट का स्ट्रांग होने का है, और
उसमें नए न्यू नेशंस दो जो आए, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ, और जिसने पूरे बैलेंस ऑफ पावर जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का था उसको बदल कर रख दिया, जिसकी परिणति हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में भी पाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खात्मा के बाद दो ऐसी, एक इकोनॉमिक स्फीयर में और दूसरा पॉलिटिकल स्फीयर में, दो बातें ऐसी हुई जिसने इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा था, कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन हो रहा था, उसको और एक्सलेरेट किया, या आप कह सकते हैं डिफेन किया। वो पहला था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, जिसने की जो कैपिटलिस्ट धारा, तो आप ऐसे जानते ही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो धारा में पूरा विश्व बट गया। एक को रिप्रेजेंट करते, एक के हेजोमेनी थी अमेरिकन हेजोमेनी, जो वेस्टर्न ब्लॉक वो रिप्रेजेंट करता था कैपिटलिस्ट फोर्सेस को, कैपिटलिज्म को, और दूसरा था जो यूएसएसआर, जिसके नेतृत्व कर रहा था वार्साई पैक्ट के तहत, और वो सारे ईस्टर्न यूरोप एंड अन्य कंट्रीज ये सोशलिस्ट फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसी का नाम कोल्ड वॉर भी है, जो चला 1950 से लेकर 1990s तक। और हम पाते हैं कि इस पूरी पीरियड में ये दो घटना, जिसकी एक चर्चा की इन इकोनॉमिक टर्म्स, जिसने इस पैकेज ने पूरे कैपिटलिस्ट ब्लॉक के जो कंट्रीज थे उनके लिए एक जबरदस्त पैकेज दिया, और इस पैकेज के कारण वहां पर कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन बहुत तेज हुआ, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में, और अमेरिका उसकी अगुवाई कर रहा था। दूसरा जो इन पॉलिटिकल टर्म्स यदि हम बात करते हैं, डिकोलोनाइजेशन, इस पूरे फेज में हम देखते हैं 1940s, 50s, 60s में डिकोलोनाइजेशन के कारण एक बड़ा मार्केट मिला वेस्टर्न इकोनॉमी को, जिसमें न्यू नेशन स्टेट्स जब इमर्ज किए, जिसको आज हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में मोटा मोटी मानते हैं, वो सब के सब एक न्यू मार्केट प्लेस आया और एक न्यू सोशल ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज किया। ये दूसरा फेज है जो हम मानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेकर और 1990s तक जो ये चला। तीसरा फेज जो वाटर टाइट, इसको हम कहेंगे कि एक वाटर मार्क है ग्लोबलाइजेशन के विस्तार, ग्लोबलाइजेशन को अभी की स्थिति में पहुंचने में, वो है 1990 में जब हम देखते हैं फॉल ऑफ बर्लिन वॉल और कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। इसका खात्मा का अर्थ ये था कि जो फोर्सेस सोशलिज्म के थे उसका खात्मा, उसका डिफीट होना, और जो कैपिटलिज्म के फोर्सेस थे जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था अमेरिका और उसके सहयोगी कंट्रीज, उसका जीतना। और यहीं से हम बाध्य हो जाते हैं ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइज्ड लाइफ को जीने के लिए, चाहे हम डेवलप्ड या डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्रीज के लोग हों, मोर और लेस। अब हम ये अभी तक जो आपको बताए, आप लोगों को बताए कि हिस्टोरिकल जो इसका ऐतिहासिक सफर कैसे तीन फेज में हुआ। अब हम ये बात करेंगे बहुत ब्रीफली कि कैसे ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस जो इसके पहले का था और आज के डेट में जो ग्लोबलाइजेशन जिसमें हम लोग जीने के लिए बाध्य हैं, इस दोनों में क्या अंतर है, उसमें कौन तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम किया। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर था मोर रैपिड कम्युनिकेशन, जिसका जो आउटपुट था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशन हुआ उसके कारण। पहली बात जिसको हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं। अभी कहीं पर कोई भी इंफॉर्मेशन कहां से कहां बहुत तेजी से, सारे इंफॉर्मेशन के मामले में इतना फास्ट कभी किसी युग में आदमी नहीं रहा। तो ये जो रिवोल्यूशन हुआ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है पहले के ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस में और आज के ग्लोबलाइजेशन में। दूसरा लिबरलाइजेशन, अब इस पर हम चर्चा करेंगे जब हम इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या ग्लोबलाइजेशन का पड़ा, उसमें हम डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन हम उसमें पाएंगे कि कैसे दुनिया के डिफरेंट सारे कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कैसे बाध्य हो रहे हैं अपने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के तहत, ये ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस कैसे उनको बाध्य कर रहा है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट हम फैक्टर्स मानते हैं वो मानते हैं ग्लोबल इंटीग्रेशन। किस चीज का, तो प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, कैसे ग्लोबल इंटीग्रेशन हो रहा है। हम इंटरकनेक्टेडनेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेडनेस ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस पहले भी जब कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन हो रहा है उस समय भी इंटरकनेक्टेडनेस है, लेकिन अब ये इंटीग्रेशन हो गया। इस पर हम चर्चा करेंगे जब हम इम्पैक्ट वैल्यू, जब इसके इम्पैक्ट सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट की हम जब बात करेंगे तो उस समय ये ज्यादा क्लियरली हम उस समय बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये अभी
बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 फैक्टर्स जो जिसकी हमने अभी चर्चा की, ये कैसे पहले के ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस और अभी का जो ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है जो यूज हो रहा है वाइडली, उसमें क्या दोनों में अंतर था। अब जब हम सारी बातें इतनी बात कर लिए, तब हम पाते हैं जब हम डिफरेंट थिंकर्स के जब हम आइडियाज ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में जो है जब हम उसमें पाते हैं, तो मोटा मोटी हम कंक्लूड यही करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल ग्लोबलाइजेशन है आज के डेट में। पहला जो डायमेंशन है विथ फर्स्ट वो विथ पॉजिटिव नोट्स, उसके जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसमें हम 3 बातें कर सकते हैं कि ये कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे ग्लोबलाइजेशन के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ लाने में सफल रहा था, कैसे ये टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करने में सफल रहा, और कैसे हम कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेटर करने में ये सफल रहा। यानी कि जो क्लेम है, जो प्रोटैगनिस्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में, वो यही 3 बातें इसके पक्ष में करते हैं। दूसरा जो निगेटिव कॉनोटेशन है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, जो इसके विरोधी खेमे के थिंकर्स हैं वो ही कहते हैं कि ये, और वो कहते हैं कि इसने नेशन स्टेट के सोवरेनिटी को जबरदस्त धक्का पहुंचाया। दूसरा इसके विषय में कहते हैं कि ये कैसे लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को खात्मा किया, और तीसरी बात कि कैसे ये सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये खतरा है। अब हम मिला जुला कर एक बात करें तो ये कहेंगे कि ये दोनों एक प्रोटैगनिस्ट और एक एडवर्सरीज, दोनों अगर हम ग्रुप में अगर हम ग्लोबलाइजेशन के थिंकर्स को बांट दें, तो पहला कहता है कि हम ये प्रमोट करता है वर्ल्ड पीस को, ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक वेलबीइंग को, और साथ ही ये प्रमोट करता है ह्यूमन सिक्योरिटी को। मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी का अर्थ हुआ कि ये नेशनल बाउंड्रीज के को ट्रांसीट करके उससे परे ये इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करता है, ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है, तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करता है। बहुत बड़ी बात है, ये ग्लोबलाइजेशन के प्रोटैगनिस्ट जो पक्ष वाले हैं वो बात करते हैं। लेकिन एडवर्सरीज इसके ठीक ही तरह यह बात करते हैं कि ये एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स, यानी ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करना, या फिर ये बात करना कि वर्ल्ड पीस को प्रमोट करता है, या फिर ये बात करना कि इकोनॉमिक वेलबींग दिया है, इसके विपरीत यह बात होती है जो इसके एडवर्सरी वो कहते हैं कि यह एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन फ्रीडम और आइडेंटिटी के कॉस्ट पर ये सारी चीजें हो रही है, जो कि ज्यादा खतरनाक है। और हम जब बात करेंगे अगले क्लास में कि कैसे हम डिबेट 3 जो डिफरेंट जितने भी थिंकर्स हैं उनके अगर विचारों को अगर हम 3 कैटेगरी में डालेंगे, पहला होगा हाइपर ग्लोबलिस्ट, जिसमें बहुत सारे थिंकर्स आएंगे। दूसरा पहलू होगा ए प्रोसेस का, उसको हम एस्केपेटिक्स, जो सेप्टिक्स जिसको बोलते हैं, सेप्टिक्स अप्रोच वाले सारे लोग रहेंगे जो, और तीसरे सारे थिंकर्स रहेंगे, और तीसरा जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट जो है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कैसे वो फंडामेंटल चेंज ला रहा है पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी में। तो जब हम ये बात करेंगे इसके इम्पैक्ट वैल्यू को, तो इस डिबेट्स पर भी चर्चा करते हुए हम बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं चाहूंगा मैं आप लोगों को जितना हो सका इस आज के इस सेशन में मैंने ग्लोबलाइजेशन की बात आपको डिटेल में बताई कि ग्लोबलाइजेशन टर्म क्या है, इसके क्या हिस्टोरिकल प्रोसेस हैं, और ग्लोबलाइजेशन को कैसे अंडरस्टैंड करना है पुराने ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस और आज के ग्लोबलाइजेशन के जो संदर्भ में। आगे के क्लास में जब हम बात करेंगे तो इसके डिफरेंट डिबेट्स पर हम चर्चा करेंगे, और इसके कितने इम्पैक्ट हुए, कैसे नेशन स्टेट को किस ढंग से खोखला कर रहा है, कैसे वो पॉलिटी पर हम असर कर रहा है, किस ढंग से हमारे इकोनॉमी को कैसे ध्वस्त कर रहा है, जिसमें किस ढंग से हम डेवलपिंग, खासकर डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो कैसे इकोनॉमिकली डाउनग्रेडेड हो रहे हैं, और तीसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे वो आइडेंटिटी क्राइसिस ला रहा है, जिस कारण से आज फंडामेंटलिज्म या इस्लामिक फोबिया वगैरह जो भी आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है, इस सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीजों को से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।